मैं जिस बीच में अभी खड़ा हूँ ये हमारे होटल के जस्ट सामने है और इस बीच का नाम है जेके बीच। और सबसे ख़ास बात इस बीच की ये है कि बिल्कुल क्लीन बीच है और यहाँ पे बिल्कुल भी लोग नहीं देखने के लिए मिलेंगे आपको। और यही बात इस बीच को सबसे स्पेशल बनाती है यहाँ पे। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि वक्त हो रहा है मॉर्निंग के अराउंड 7:30 बजे हुए हैं और धूप निकली हुई है। कल रात में यहाँ पे बारिश भी हुई थी। तो अगर आप मैंगलोर में हैं सो आई विल से कि आप इस बीच में ज़रूर विज़िट करिए और आपका दिल खुश हो जाएगा। तो भाई हम आ चुके हैं पनम्बुरू बीच मैंगलोर और आज हमारा मैंगलोर में तीसरा दिन है जैसा अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। तो हम निकल रहे थे कुर्ग के लिए और कुर्ग जाने से पहले मैंगलोर का ये एक बीच था जो छूट गया था। तो अभी हम यहाँ पे इस बीच में आए हैं। सो दोस्तों जैसा कि कल वाले बीच में था और मतलब यहाँ पे बैरिकेडिंग कर देते हैं ये लोग बरसात के टाइम पे, तो इस वाले बीच में भी आप देख सकते हो कि पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है। ज़्यादा क्राउड तो नहीं है फ़िलहाल और इस तरफ यहाँ पे आप शॉप्स वगैरह देख सकते हो और इस तरफ यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की शॉप है, सेंटर है जहाँ पे स्कूबा और जेट्स की बनाना बोट राइड, स्पीड बोटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट आई थिंक इस टाइम पे ये लोग बंद कर देते हैं। सो दोस्तों ये है सेंट अलोयसियस चर्च। इस तरफ आप चर्च देख सकते हो और चर्च के जस्ट बाजू में यहाँ पे ये हाई स्कूल है और इस तरफ ये रहा म्यूज़ियम। तो चलिए इस म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं।
तो भाई आज हमारा कुर्ग में है पहला दिन। वैसे तो हम कल ही पहुंच गए थे, लेकिन कुछ अभी तक हमने कल कोई भी जगह पे विज़िट नहीं किया था। तो आज हम कुर्ग में जो भी फेमस जगह है वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, और उसके भी पहले चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। भाई हम यहाँ पे पहुँच गए हैं सनसेट व्यू पॉइंट पे, और इसके जस्ट सामने यहाँ पे आप एक डैम देख सकते हो। और ये इस तरफ यहाँ पे एलिफेंट फीडिंग एरिया का मार्किंग बना हुआ है, और उस तरफ एलिफेंट भी दिख रहे हैं मुझे। तो पहले हम इधर चलते हैं डैम की तरफ। भाई यहाँ पे आने के बाद आई कैन फील कि वाई लोग कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि वाकई में बहुत खूबसूरत है। एंड इट विल गिव यू फीलिंग कि आप यूरोप आ गए। सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। आप देखो, ये एलिफेंट्स को देख के अलग ही समझ में आ रहा है कि दीज आर वाइल्ड एलिफेंट्स। तो भाई हम आ गए हैं गोल्डन टेम्पल, और ये कुर्ग में बड़ा ही फेमस तिब्बतन टेम्पल है, और ये है इसका एंट्री। सो गाइस, दिस इज़ द मेन टेम्पल, जिसको देखने के लिए यहाँ पे आते हैं लोग। और इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, बिल्कुल ही तिब्बतियन स्टाइल में है। तो भाई फाइनली मैं आ गया हूँ गोल्डन टेम्पल के अंदर, और ये है बुद्धिस्ट मोनार्च, जो कि बहुत ही फेमस है कुर्ग में। और लोग जब भी कोई भी अगर कुर्ग आता है तो इस जगह ज़रूर आते हैं विज़िट करने के लिए। तो भाई हम आ चुके हैं बैम्बू फॉरेस्ट, और बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ जब आप जाओगे तो ये हैंगिंग ब्रिज पड़ता है बीच में, और यहाँ पे आने के लिए यू नीड टू बाय टिकट्स। अडल्ट के लिए आई थिंक 60 रुपीज़ है, और चिल्ड्रंस के लिए 30 रुपीज़। तो भाई इस प्लेस को कावेरी निसर्गाधाम कहते हैं, और ये है इस पूरे एरिया का मैप, किस तरीके से आप हर एक जगह को विजिट कर सकते हो इस मैप की मदद से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले चलते हैं बैम्बू पार्क की तरफ। तो भाई अब हम आए हैं कुर्ग प्लांटेशन टूर के लिए। सो लेट्स गो इनसाइड। प्लांट का लाइफ टाइम 50 ईयर्स होता है मैम। प्लांट लगाने के बाद आफ्टर 3 साल आने के बाद निकालने के स्टार्ट करेगा। क्योंकि अगर प्लांट को मेच्योर होकर 3 साल लगेगा, 3 साल आके निकालने के स्टार्ट। प्रेजेंट डे वाला से 10 साल को ऊपर का प्लांट का नाम बोलते हैं सिनेमा ट्री। वाला फिश प्लांट देख सके कॉफी का कॉफी में सबको वर्ल्ड में 3 वैराइटीज का कॉफी होगा, एक रोबस्टा, अरेबिका एंड लीफ। बट इन्हें से 2 ये वेराइटीज होते हैं, रोबस्टा एंड अरेबिका। रोबस्टा फिल्टर, अरेबिका इंस्टेंट। सो दोनों से प्लांट में से डिफरेंट है। रोबस्टा से बड़ा स्टेम, बड़ा पत्ता, छोटा सीड्स भी होगा। अरेबिका छोटा स्टेम, छोटा पत्ता, सीड्स को ओवल में से बड़ा होता है। बड़े से अभी कोई सीड नहीं है, सीड्स को अभी आने के चालू होगी। ओके सर, रोबस्टा कॉफी से प्लांट का लाइफ टाइम 110 डेज है, एक प्लांट का लाइफ टाइम। पर 6 केजीज कॉफी एक प्लांट होता है। साल में 1 के बजे से का कॉफी साल में 6 केजीज होता है।
वैसे कि 6 kg कॉफी सीड्स होने बट पाउडर करने के बाद आपको 2 kg पाउडर एक प्लांट का फाइनल एज अ 2 kg बट अगर 6 kg कॉफी नेक्स्ट अगर 30-40 ऐसा नहीं तो थोड़ा सा प्रोडक्शन भी कम होगा सर जैसे 6 kg 5 kg 4 kg काला इलायची दोनों के अलग अलग प्लांट होते हैं ये वाला के छोटा हरा इलायची तो ये वाला के छोटे नीचे से शूट्स में लगते हैं जमीन से बाद से शूट आके पहले तो फ्लावर रहता है फ्लावर बाद में से शूट्स आने के चालू रहते हैं जैसे कि सीजन होते हैं अप्रैल एंड अगस्त का सीजन तो अगस्त सीजन पर 80 to 100 से बड़ा इलायची रहता है सबको सब मशीन रहेगा क्योंकि सर अगस्त सीजन सनलाइट नहीं रहता है ना सब मशीन रहेगा तो मशीन ड्राई करके तो ऑयल शिफ्ट करना पड़ेगा तो कितना % ब्लैक ज़्यादा रहता है तो जो नॉर्मल इलायची का कलर डिफरेंट होता है ना येलो होते तो ब्राउन व्हाइटिश कलर ब्लैक कलर सब कुछ तो तेल निकालने की वजह से कलर डिफरेंसेस निकालने के तेल पूरे से एसेंस बनने के लिए यूज होता है पर 6 mm अप्रैल सीजन होते हैं सनलाइट सुखाना पड़ेगा तो सनलाइट सुखाने तो ग्रीन कलर होता है ग्रीन कलर से फर्स्ट क्वालिटी येलो से व्हाइटिश कलर को सेकंड एंड थर्ड क्वालिटी क्योंकि से ग्रीन से फ्लेवर ज़्यादा बाकी सब में से फ्लेवर पर जो बड़ा इलायची को सबसे ज़्यादा यूज होता है गरम मसाला यूज करते हैं क्योंकि से ऑयल करने नहीं रहेगा बॉडी को हीट करते हैं इससे ज़्यादा कि गरम मसाला यूज होता है छोटा इलायची बॉडी को ठंडा करते हैं इससे ज़्यादा कि चाय बने के स्वीट से देख लेते हैं सबको छोटा इलायची ज़्यादा वैसे इलायची के एक्सपेंस भी होते हैं ना जो बहुत एक्सपेंसिव है इलायची इसमें से 2 डिशेस से खेलेंगे तो 2 डिशेस में साथ में सब 400 to 500 ग्राम्स मिल सकते हैं मतलब आधा kg निकलेगा जब प्रोडक्शन कम रहता है सर महंगा ज़्यादा होगा जैसा कि किंग ऑफ स्पाइसेस को बोलते हैं इलायची के लिए बुशेस का लाइफ टाइम 35 years बुशेस लगाने के वजह से 3 साल आने के वजह से सेल्स आने के चालू होते हैं सर दैट वन इज इलायची बुशेस ये वाले से 10 साल का प्लांट सर है वाइट चंदन से एक ही प्लांट से 2 वैरायटी के येलो चंदन की यूज होता है ना मंदिर से जैसे चंदन के पूजे के पूरे येलो चंदन यूज होता है ना तो वाइट चंदन सूप परफ्यूम फेस पे पौधा अगरबत्ती बनाने के सबको चलाते हैं ना ज़्यादा यूज जो वाइट चंदन लगाने से आपको तो 15 लाल होगा कहाँ लाल होने के तब निकल के धूप में सुखाते सर सुखाने तो सो मिलेगा सर लाभी एक फ्लावर से एक लाभी मिल सकता है बरोबर सर लोग कैसा कैप वाला क्या होता है बेस्ट क्वालिटी होता है ऐसे ब्राउन कलर अच्छा फाइनली गाइस हम आ गए इनके प्रोसेसिंग सेंटर में जहाँ पे ये सारी चीज़ें खुद ही प्रोसेस करके प्रिपेयर करते हैं तो यू कैन सी इस तरफ सारे यहाँ पे फ्रूट वाइन्स वगैरह रखे हैं और इस तरफ में ये कॉफ़ी प्रोसेस कर रहे हैं पहले से कॉफ़ी प्लांट देखे ना प्लांट में इससे कॉफ़ी निकालने को कॉफ़ी का पहले से एक तरह से इंग्रेडिएंट को ऊपर में डाल के ओपन करके तो पूरा कॉफ़ी बीन अंदर होगा अंदर से ड्रम होता है ड्रम रोटेशन करके जरूरत टेम्परेचर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट 90 डिग्री सेल्सियस तो सेम लगेगा डिफरेंट टेम्परेचर 20 मिनट 40 मिनट लाइट मीडियम डार्क अंदर के जो रोस्ट हो रहे दिखे ना रोस्ट होने से पहले मैनुअल टेस्ट स्पून वाले के ओपन रखे तो अंदर दिन से देखना है तो कॉफ़ी रोस्ट होगी बाद में से क्लोज करने तो पूरा तो अंदर रोस्ट होते हैं ना क्योंकि आपको रिमूव करते हैं पूरा कॉफ़ी खराब जाएगा ठंडा करना 20-25 मिनट ठंडा होता है ठंडा होने के बाद से कि कैप को रिमूव करने तक तो कॉफ़ी बीन्स बाद के जगह कलेक्ट होगा कलेक्ट करने के कॉफ़ी बीन्स को एक मिनट को डाल के साथ से ग्राइंड करते हैं आगे पाउडर में के 3 वेराइटीज होता है 100% प्योर एंड एज 100% कॉफी एंड 100% प्योर कॉफी दे रहे बनते हैं दोनों कॉफी बीन्स होते हैं रोबस्टा भी तैयार है दोनों मिला के ग्राइंड करते हैं ना ये वाला 100% कॉफी जैसे प्लांटेशन ब्रांडेड होता है सेपरेट रोबस्टा सेपरेट अरेबिका ग्राइंड करने तो 100% प्योर मतलब प्योर फॉर्म बनाता है जैसे सब पाउडर की फ्रेगरेंस ये स्ट्रॉन्गनेस इसका फ्लेवर इसके तो कोई भी ब्रांड से नहीं मिलेगा क्योंकि इसका ब्रांड प्राइस में शुगर ही डालते इसमें भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं मंडल पट्टी और ये है वो एक मेन पॉइंट जहाँ से सब एंट्री लेते हैं।
आए थे तो पीछे की तरफ जो आपको व्यू दिख रहा है ये पूरा फॉगी था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अभी अराउंड आधे घंटे पहले थोड़ी सी बारिश हुई और उसके बाद से ये पूरा क्लियर हो गया है और आप पीछे का व्यू देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है। फिलहाल मंडल पट्टी से वापस जा रहे हैं और मंडल पट्टी आने के लिए आपको जीप सफारी करनी पड़ती है, जिसका जो किराया है वो लगभग 2500 रुपये है, जो कि ये लोग ऊपर नीचे भी करते रहते हैं एज़ पर द मौसम। तो आप चाहो तो थोड़ा बहुत बार्गेन करके अराउंड 2500 रुपये तक में आप बुक कर सकते हो। और जब आप मंडल पट्टी में एंट्री करोगे तो भी आपको 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से एंट्री फीस देनी पड़ती है। ये जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे आपकी जो जीप है वो आपको लाके ड्रॉप कर देती है और यहाँ से आपको वॉक करते हुए और ट्रैक करते हुए आप इस जगह से ऊपर तक जाते हैं। तो वहाँ पे भी एक व्यू पॉइंट है और इस तरफ यहाँ पे भी एक व्यू पॉइंट है और इस एक व्यू पॉइंट इस तरफ यहाँ पे है। तो ये 3-4 व्यू पॉइंट हैं जहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है मंडल पट्टी का। हम आ चुके हैं एबी फॉल्स, तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि एबी फॉल में एग्जैक्टली क्या देखने के लिए मिलता है। तो भाई एबी फॉल में भी आपको टिकट लेनी पड़ती है और जस्ट टिकट लेने के बाद इस तरीके का कुछ रूट है जिसको आपको फॉलो करना है और फॉल तक जाना है। तो भाइयों हमने अभी अराउंड 400 मीटर वॉक किया है और पानी का आवाज़ सुनाई देने लगा। प्रॉब्लम वाली बात यह है कि सीढ़ियाँ उतरना काफ़ी आसान है, लेकिन जब आप वापस रिटर्न जाओगे तो इन्हीं सीढ़ियों को आपको चढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आप थोड़े से एज्ड पर्सन है तो। एंड गाइस हियर इट इज़ एबी फॉल। तो भाई यहाँ पे लगभग 20 से 25 मिनट स्पेंड करने के बाद अब टाइम हो चला है वापस जाने का। तो भाई अभी हम आ गए हैं यहाँ पे स्काई वॉक में, और स्काई वॉक में बेसिकली इन्होंने ब्रिज बना रखा है और जो ब्रिज है वो ग्लास का है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास में वॉक करना है और आपको काफ़ी एडवेंचरस फील आएगा। बाकी स्काई वॉक में अंदर एंट्री के लिए आपको टिकट परचेज़ करना पड़ेगा एंड 300 रुपये पर पर्सन ये लोग लेते हैं टिकट का। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी कि अंदर से किस तरीके से दिखता है स्काई वॉक। यहाँ से आपको टिकट लेनी होती है और ये है ब्रिज जहाँ से आपको एंट्री लेनी है एक तरफ से और दूसरी तरफ से एग्ज़िट है। हम आ गए हैं राजा टॉम, और राजा टॉम आने के बाद यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ती है। पर पर्सन 10 रुपीज़ है
और ये है राजा टॉम का एंट्री पॉइंट। सो लेट्स गो इनसाइड। भाई ये जो टॉम है 1808 AD में बना था, बनना स्टार्ट हुआ था, और आई थिंक इसको बनने में 13 साल लग गए। बाकी भी डिटेल्स हैं इसमें जिसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बाद में पढ़ते हैं फ़िलहाल इसको और आगे बढ़ते हैं। एंड इस साइड भी यहाँ पे एक टॉम बना हुआ है। वैसे इस टॉम को देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि ये काफ़ी पुराना है, बट उसमें लिखा हुआ है कि इट वॉज बिल्ड इन 1808, तो हो सकता है बना हो, मेंटेन वगैरह करके रखा हो इन्होंने। और ये केले का पेड़ देखिए, अजीब ही स्ट्रक्चर में है, बिल्कुल सीधा। राजा टॉम के अंदर यहाँ पे पार्क बड़ा का अच्छा बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे आके आप शाम के टाइम पे बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, पक्षियों की आवाज़ आ रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सामने की तरफ यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है और टॉम के लेफ़्ट साइड से कुछ इस तरीके से दिखता है व्यू। तो ये टॉम के चारों तरफ पार्क बना रखा है और यहाँ पे ये पाथवे है, तो आप वॉक करते हुए इस पाथवे से टॉम के चारों तरफ घूम सकते हो। और यहाँ पे झूला वगैरह भी लगा है, बच्चे काफ़ी एंजॉय करेंगे यहाँ पे आने के बाद। फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है वो है 4:40 और इस वक्त यहाँ का वेदर आप देख सकते हो, क्लाउडी हो रखा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो ये वाला टॉम तो फ़िलहाल बंद है, बट ये वाला ओपन है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी कि अंदर से कैसा दिखता है। राजेश्वर नाम का कोई यहाँ पे राजा थे जिन्होंने 1821 में इस टॉम को बनवाया था। अराउंड 200 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और आप अभी भी देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा का वैसा खड़ा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस तरफ टॉम के आप देख सकते हो पूरा कुर्क शहर दिखता है और बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से दिखाई देता है शहर का। आज का जो प्लान है वो है कि यहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है मैडिकेरी में, जिसको राजा सीट बोलते हैं, वहाँ पे जाना है। और एक आर्मी म्यूज़ियम है। तो हमारा प्लान ये है कि 11 साढ़े 11 तक हम होटल से निकलेंगे और आर्मी म्यूज़ियम जाएंगे और उसके बाद राजा सीट जाएंगे। तो ये 2 जगह कवर करनी है। और जो हमारा ये होटल है ये मैडिकेरी में ही है, लेकिन मैडिकेरी के आउटर में है, बॉर्डर में है। और इसी वजह से यहाँ का जो माहौल है आप देखिए, बहुत पीसफुल है, एकदम शांति है, कोई हल्ला वल्ला नहीं है सिटी लाइफ के कंपैरिजन में। और होटल तो वाकई में खूबसूरत है। तैयार होते हैं और निकलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। भाई फाइनली हम पहुंच गए तला कावेरी, जो कि है ब्राह्मी हिल में। और इस जगह को थला कावेरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। मतलब कावेरी नदी यहाँ से निकली है। ये सी लेवल से 1276 मीटर अबव है। सो भाई अगर आप तला कावेरी आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे आते वक्त एक थोड़ा डिसेंट तरीके के कपड़े पहन के आओ, बिकॉज़
ये लोग अलाउ नहीं करते हैं शॉर्ट्स वगैरह में, अंदर टेंपल में एंट्री नहीं देते हैं। एंड यू कैन सी अ बोर्ड हियर ऑल्सो, जहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से किस तरीके के कपड़े अलाउड हैं। तो भाई ताला कावेरी मंदिर में जाने के लिए आपको उनको चढ़ के आप थोड़ा सा वॉक करोगे तो आप मंदिर के पास पहुंच जाओगे। और पीछे का अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो ये जो एंट्रेंस है इसको क्रॉस करके मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके आगे शायद ये लोग फ़ोन अलाउ नहीं करते रिकॉर्डिंग करना या फ़ोटो खींचना। तो ये है मंदिर का व्यू और आप देखो यहाँ पे भी डिवोटीज़ हैं, वो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और ऊपर की तरफ मंदिर दिख रहा है, मेन मंदिर, और ये सीढ़ियाँ चढ़ के आपको इस मंदिर तक जाना है। इट्स टाइम टू गो बैक। बाकी मौसम यहाँ का आज बहुत बढ़िया नहीं है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और बारिश तो अभी रुक गई है, लेकिन अभी भी पूरा कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं जनरल थिमैया म्यूज़ियम। तो ये एक आर्मी म्यूज़ियम है और इसकी जो टाइमिंग है ये सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। एंड यू कैन सी दिस साइड, यहाँ पे ओपन भी लिखा हुआ है और इस विंडो में यहाँ पे ये टिकटिंग के लिए विंडो है। सो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं कि अंदर से किस तरीके से दिखता है ये म्यूज़ियम। तो भाई टिकट की कीमत है 40 रुपये पर पर्सन एंड वी आर 5, तो हमने 200 रुपये लगे। यहाँ पे इस तरफ गार्ड हाउस है और ये लॉकर रूम है। ये जनरल थिमैया की यूनिफॉर्म को इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है, यू कैन सी। एंड दिस साइड यहाँ पे उनकी फ़ोटो भी है। तो भाई यहाँ पे आप ये लेटर देख सकते हो जो कि माउंटबेटन ने लिखा था जनरल थिमैया को, और यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन का दस्तखत भी आप देख सकते हो। और राइटिंग देखो कितनी शानदार है राइटिंग। ये जनरल थिमैया की जब शादी हो रही थी उस टाइम की फ़ोटो है 1935 में। तो गाइस ये है जनरल थिमैया का बिस्तर। भाई ये आरपीजी लॉन्चर जो उस वक्त यूज़ होता था। तो भाई आप देख सकते हो ये जनरल थिमैया की वाइफ है नीना, और उनकी सारी यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लगी हैं। MMG। तो ये जो MMG है आपने इसे बॉर्डर मूवी में भी देखा होगा, जैसे मीडियम मशीन गन के नाम से भी हम जानते हैं, और इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये है LMG यानी कि लाइट मशीन गन। तो गाइज़ ये जनरल थिमैया का घर था जिसे इन्होंने म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरफ आप देख सकते हो डाइनिंग टेबल है जनरल KS थिमैया के घर का, जिसे आज भी प्रॉपर तरीके से बिल्कुल संजो कर रखा हुआ है। ये है सिंधु घोष किलो क्लास सबमरीन जो उस वक्त यूज़ हुआ करती थी। सनी साइड जो है वो जनरल KS थिमैया के घर का नाम है। सो ये है फाइटर प्लेन C-1624 जो कि 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी यूज़ हुआ था।
और सामने की तरफ आप F-47 देख सकते हो शिप, और उसके जस्ट पीछे यहाँ पे टैंक भी है। तो ये सारे जितने भी आप टैंक और ये शिप वगैरह देख रहे हो, ये इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में यूज़ हुए थे। इसको यहाँ पे इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है म्यूज़ियम में। लंच करने के बाद अब हम आ गए हैं राजा सीट गार्डन में, और ये एक ऐसा गार्डन है मेडिकेरी में जो कि बहुत फेमस है अपने सनसेट व्यू के लिए। लेकिन फ़िलहाल जो मौसम है वो तो बिल्कुल क्लाउडी है, तो सनसेट का एक्सपेक्टेशन करना बेकार है। बाकी यहाँ पे आने के बाद आपको टिकट लेनी पड़ती है 20 रुपीज़ पर पर्सन, और सामने ये है टिकट काउंटर। तो चलिए टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। ये आ गया आई लव कुर्ग। तो भाई देखो, हम रुके हुए हैं कुर्ग में ड्यूप्लेक्स पूल विला में, और ड्यूप्लेक्स पूल विला जो ये हमारा होम स्टे है ये मेडिकेरी के बिल्कुल बॉर्डर में है। और होम स्टे से जब आप बाहर निकलते हो तो कुछ इस तरीके का यहाँ का नज़ारा है। इस तरफ शॉप्स वगैरह देख सकते हो आप पूरे, और बिल्कुल मतलब आपको यहाँ का जो माहौल देख के ऐसा फील आएगा कि आप किसी साउथ इंडिया के टिपिकल से विलेज में आ गए हो। बट ये कुर्ग का ही हिस्सा है और मेडिकेरी का बॉर्डर है। इधर से आपको लेफ़्ट लेना है और फिर जाके आपको होम स्टे दिखाई देगा ड्यूप्लेक्स पूल विला। एक रोड इस तरफ चला जाता है सीधा, और यहाँ पे आप देखो बोर्ड भी लगा हुआ है श्री निकेतना, और ये जो श्री निकेतना है यही है ड्यूप्लेक्स पूल विला। MMT से अगर आपने बुकिंग करी होगी तो आपको वहाँ पे ड्यूप्लेक्स पूल विला दिखेगा, बट एक्चुअल में इसका नाम श्री निकेतना होम स्टे है। एंड दिस साइड यहाँ पे एक ग्राउंड है, बच्चे फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। ये वाला जो मकान है ये ओनर का है। ओनर यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और जब आप MMT पे बुकिंग करते हो तो आपको यही दिखता है। तो भाई कुर्ग से निकले हुए 3.5 घंटे हो चुके हैं, और हम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। मैंगलोर ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लिया था। तो भाई अगर आपको मैंगलोर में टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल में खाना खाना है तो आप इस जगह पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको टोकन लेना पड़ेगा 65 + 10 यानी कि 75 रुपीज़ का। मैंगलोर पहुंच गया, लंच कर लिया, और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 3:10, यानी कि हमारे पास अभी भी 3 घंटे से ज़्यादा है और एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल मॉल पे आ गए। इस मॉल का नाम है पिज़्ज़ा नेक्सस। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। फ़िलहाल मैं हूँ मैंगलोर एयरपोर्ट में, और इस वक्त टाइम हो रहा है 7:55 PM, एंड दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ एनी ट्रिप, बिकॉज यहाँ से हम अपने घर रिटर्न हो रहे होते हैं। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है फ़िलहाल वो ये है कि मैंगलोर एयरपोर्ट में इस वक्त इंडिया अफ़गानिस्तान का सुपर हिट मैच चल रहा है।